हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर सेकंड क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जिन्होंने अभी चैप्टर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको चैप्टर 1 का पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाके प्लीज़ पहले चैप्टर 1 को देखो, क्योंकि तभी आपको ये चैप्टर जल्दी समझ आएगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बिजनेस किसे कहते हैं तो आपको बिजनेस के जो टाइप्स हैं वो कैसे समझ आएंगे। और 10 नंबर का चैप्टर 1 आपका आएगा, तो इसलिए पहले आप जिन्होंने नहीं देखा है वो वाली वीडियो देखो। अब इस चैप्टर को लेके भी, पहले बात तो ये चैप्टर है नहीं, ये है आपका ग्रंथ, क्योंकि इतने सारे इसमें टॉपिक्स हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसका भी एक रीज़न है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आता है, वो है आपका कंपनी वाला टॉपिक। कुछ स्कूलों में जो आपकी बुक में, चाहे आपके पास कोई भी राइटर की बुक हो, एक टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो कुछ स्कूलों में उसे टर्म 1 में देते हैं बट कुछ स्कूल में टर्म 2 में। तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वाला टॉपिक है वो एज पर एनसीईआरटी एक डिफरेंट चैप्टर है। हमारी जो बुक्स हैं, जितने भी प्राइवेट बुक्स हो, चाहे पूनम गांधी हो, सुभाष दे हो, जीएस दलगो, उसमें फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है वो कंपनी टॉपिक के अंदर कंबाइंड करके दिया हुआ है। बट एनसीईआरटी में वो एक अलग से 7th चैप्टर बना के दिया हुआ है। तो आपने अपने स्कूल के टीचर से पूछ के कि आपको किस तरह से करवाया, कि टर्म 1 में करवाया या टर्म 2 में, उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है। तो देखो अब ये चैप्टर है क्या। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ लिया कि बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस में कितने रिस्क होते हैं, कैसे बिजनेस चलता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। भाई अंबानी साहब भी बिजनेस कर रहे हैं, गली में सोनू मोनू की दुकान भी बिजनेस कर रही है, और जो ठेला लगा रहे हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो कितने टाइप के बिजनेस है वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है और मार्क्स मिनिमम 15 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, तो सीरियसली पढ़ना है हमने इसे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। पहला है सोल प्रोप्राइटर, सेकेंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HUF भी बोलते हैं। देन आपकी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड लास्ट कंपनी, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हम बोलते हैं। तो आज हम जो कवर करेंगे आज की वीडियो में वो सिर्फ करेंगे सोल प्रोप्राइटर, बिकॉज एक ही टॉपिक के 4 टॉपिक्स हैं अंदर। मीनिंग पढ़ेंगे, सूटेबिलिटी पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, मेरिट पढ़ेंगे, डीमेरिट, तो एक ही वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। तो चलो फिर करते हैं यार स्टार्ट। तो पहले पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है। देखो इसके 2 वर्ड्स हैं, एक है सोल और एक है प्रोप्राइटर। सोल मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। जो भी प्रोप्राइटर होता है उसको बोला जाता है ओनर। प्रोप्राइटरशिप आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। तो ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही सिंगल ओनर है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मीनिंग पढ़ते हैं, एज पर बुक क्या दिया है हमें। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, ओन मतलब जो मालिक है, फाइनेंस पैसा भी वो पर्सन लगा रहा है, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, अकेला ही पर्सन इसका मालिक है, वही उसी ने इसको ओपन किया है, उसी ने पैसा लगाया, सारे काम भी मैनेज भी वो कर रहा है और कंट्रोल भी सारा उसके हाथ में है। जो डिसीजन सोल प्रोप्राइटरशिप ने ले लिया वो ही माना जाएगा। आगे क्या लिखा है, हु एंजॉयज, हु यहाँ पे ओनर के लिए बोला जा रहा है, एंजॉय ऑल द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा 10,000 20,000 1 लाख जितना भी होगा किसको मिलेगा, सिंगल ओनर को, जो भी अकेला ओनर है। एंड बियर्स ऑल द रिस्क, अब कंपनी मतलब बिजनेस डूब भी सकता है, अगर कल को बिजनेस नहीं चला तो नुकसान भी सारा किसके पास आएगा, अकेले पर्सन के पास, जो भी सिंगल ओनर होगा। अब ये कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं, कहाँ पे ये बिजनेस सूटेबल रहते हैं, वो इसमें हमने आगे पढ़ना है। पहला देखो, जहाँ पे स्मॉल बिजनेस हो, जो बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करना, वहाँ पे ये वाला बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट रहता है करना। ऐसे जितने भी हम गलियों में अपनी शॉप्स देखते हैं, छोटी मार्केट्स में शॉप देखते हैं, वो बेसिकली क्या होती है, हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती है। सेकंड, जहाँ पे रिस्क जो है नेग्लिजिबल है, बहुत कम रिस्क है, नेग्लिजिबल रिस्क है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा भी 10,000 20,000 30,000, वहाँ पे भी जो है सोल प्रोप्राइटर भी रह सकता है। जैसे आपके गली में भी शॉप्स होंगी, वहाँ पे अकेले ही आंटी खड़ी होंगी, अंकल खड़ी होंगे, ठीक है, तो उनका कितना ही रिस्क होगा, सामान नहीं बिकेगा, रिटर्न हो जाएगा। तो वहाँ पे ही जहाँ पे रिस्क का अमाउंट कम होता है वहाँ पे भी सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे काम आता है। नेक्स्ट है वेयर बिजनेस प्रोवाइडिंग आर्टिस्टिक गुड्स। आर्टिस्टिक गुड्स मतलब
ऐसे गुड्स जो एक जैसे आर्ट फॉर्म में है, या कोई जैसे लेडीज़ों का सूट का कपड़ा हो गया, उसमें जो बाउंड्री वगैरह लगती है, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया होगा, वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट से रिलेटेड काम है, वो आर्टिस्ट तो अकेले ही काम करेगा ना, उसको कोई बहुत बड़ी कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है या दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आर्ट होगी वो उसके हाथ में है। तो इसलिए भी वहाँ पे भी ऐसे बिजनेस में भी सोल प्रोप्राइटरशिप काम आता है। देन लास्ट, जहाँ पे कस्टमर जो है वो पर्सनलाइज्ड सर्विस मांग रहा है। जब आप लोग बाल सैलून में जाते हो, बाल कटाने जाते हो, तो आपका एक पर्सन फिक्स हो जाता है कि मैं इसी से कटवाऊंगा, तो वहाँ पे आप स्पेशल डिमांड करते हो ना, मेरे को इसी पर्सन से मिलना। या डॉक्टर्स भी होते हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, अगर वो अकेले ही क्लिनिक खोल के बैठे हैं, तो वहाँ पे जहाँ कस्टमर चाहता है नहीं मुझे तो इसी पर्सन से डिमांड चाहिए, अपना काम इसी से करवाना है, तो वहाँ पे भी सोल प्रोप्राइटर सेपरेटली बिजनेस खोलना ही बेटर रहता है। तो ये हो गया मीनिंग और सूटेबिलिटी। अब इसके मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आपका वो मीनिंग के साथ और मेरिट्स और डीमेरिट्स का जरूर आता है। और याद रखना एमसीक्यू के लिए मेरिट डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टार्ट। तो चलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो पहले फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ना फीचर्स में ही होती है। हालांकि फीचर्स सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। जो भी मीनिंग होता है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका जो भी आपने मीनिंग पढ़ रहा वहीं से ही फीचर्स बनते हैं। देन फीचर्स से ही मेरिट्स और डीमेरिट्स बनते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अब सोल प्रोप्राइटर, हम सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक राशन की दुकान जो हमारी गली में होती है, नॉर्मल जनरल स्टोर, उसको हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहला जो फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि उस बिजनेस को, एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को ओपन करने के लिए क्या फॉर्मेशन, कैसे ओपन होगा वो बिजनेस, और अगर बंद करना है तो क्या होगा। तो बहुत ही बेसिक स्टेप्स होते हैं, कोई आपको स्टेप्स याद नहीं करना है, सिर्फ आपने बुक्स में जो लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर देना है। और एक बात और, ये सारी हेडिंग्स लिखी है मैंने, जितने भी फीचर्स हैं उनकी हेडिंग है, मेरिट्स है उसकी हेडिंग है। अब बात आती है, बच्चे कहते हैं एक्सप्लेन कैसे करें, तो बच्चों आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपको अपने वर्ड्स सही लगते हैं, बट ट्राई करना कि ये जो हेडिंग्स हैं ये आपकी सेम हो। जो भी आपके पास बुक्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी हेडिंग्स लिखी हुई है, अगर पेपर में फीचर्स आ गया, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे ही अपनी हेडिंग्स लिख दोगे ना, तो टीचर को पता लग जाएगा कि टीचर ने, बच्चे ने पढ़ रखा है। अंदर रखी जो वर्डिंग्स है वो आप अपने लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश में बना के लिख सकते हो। बट हाँ, यूज़ मोस्टली आप बिजनेस रिलेटेड से ही, जो बिजनेस स्टडीज़ के वर्ड्स हैं वो वर्ड्स अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो देखो आते हैं दोबारा टॉपिक में, फॉर्मेशन। अब कोई भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो, उसका फॉर्मेशन बहुत ईजी होता है। आपको एक शॉप खोलनी है, थोड़ा सा सामान मंगाओगे, एक काउंटर रखोगे, एक बोर्ड बनवाओगे, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ना ही क्लोजर में ऐसा होता है, बंद करनी है, शटर बंद कर दिया, बोर्ड हटा दिया, दुकान बंद। कोई अनाउंसमेंट तो नहीं करनी, कोई गवर्नमेंट को नहीं बताना, कोई आपको फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना पड़ता। अभी जब हम आगे के बिजनेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप करना क्यों इतना ईजी है, जैसे जैसे डिटेल चैप्टर में होता जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी सब बच्चों को पता है कि कर्जा। अब जो एक सोल प्रोप्राइटर होता है, जितना भी वो बिजनेस संभाल रहा है, अगर कल को वो बंद हो जाता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कर्जा किसके ऊपर आएगा, एक सिंगल ओनर के ऊपर। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कोई भी गलती हो जाती है तो उसका हो सकता है पर्सनल एसेट्स भी बिक जाए, उसका घर भी बिक जाए, अगर वो अपना कर्जा नहीं उतार पा रहा। तो ये होती है उसकी लायबिलिटी। सेकंड है, थर्ड है आपका वन मैन कंट्रोल। अकेला पर्सन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ओनर ही यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अकेला है, तो सारा कंट्रोल, सारे डिसीजन कौन लेगा, अकेला सोल प्रोप्राइटर ही। नो सेपरेट एंटिटी, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार आ जाता है। देखो अगर कल को रिलायंस बंद हो जाती है तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अंबानी बर्बाद हो गया, क्योंकि उनके तो और भी नेटवर्थ अलग है, उनके पास बहुत जगह से और पैसा आता है। या कल को अंबानी बर्बाद हो जाए तो कोई ये नहीं बोल सकता कि रिलायंस बर्बाद हो गई, हो सकता है उन्होंने बेच दी हो, फिर बाद में उनका पैसा बर्बाद हुआ हो। तो बिजनेस में आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग मानते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। कल को दुकान बंद हो जाए तो यही माना जाता है कि उस बिजनेसमैन का, या जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप वाला पर्सन है, उसका बिजनेस डूब गया होगा, पैसा खत्म हो गया होगा, चल नहीं पा रहा होगा बिजनेस, इसलिए बंद किया जाता है। और कल को अगर वो कोई फ्रॉड करता है, कोई गलत सामान बेच रहा है, तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। आगे जब आप टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसमें देखोगे इन दोनों में डिफरेंस है, कंपनी को अलग माना जा रहा है और कंपनी चलाने वाले को अलग।
लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता। अगर आपने गलती करी है, आपके बिजनेस से गलती हुई है, आपकी दुकान से कोई सामान गया है, तो आप ही लाइबल हो, आपको ही माना जाएगा, आपको ही पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट, ये भी हमने अभी पढ़ा था मीनिंग में। अकेला ही पर्सन सारा रिस्क उठाएगा, जितना मर्जी लॉस हो, और सारा प्रॉफिट भी। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि रिस्क इज द रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर रिस्क आपका बिजनेस डूब रहा है तो रिस्क भी सारा आपका, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सारा प्रॉफिट भी आपका ही होगा, कोई किसी को आपको बांटना नहीं है। लास्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ये भी एमसीक्यू में बहुत बार आ जाता है कि इसमें लैक मतलब कमी। इस बिजनेस में बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, अब मैं बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो मेरे पीछे से कोई बिजनेस चलाने वाला नहीं है। ना मेरा कोई पार्टनर है, ना मेरे कोई मेंबर्स हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप में हम जब पढ़ेंगे, ना मेरे कोई फैमिली में चला रहा है, हो सकता है पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई हो। तो ये ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ये बिजनेस बंद हो जाते हैं कि कोई चलाने वाला नहीं होता। तो बिजनेस कॉन्टीन्यूटी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाती। ये हो गए फीचर्स। अब आओ मेरिट्स में कि क्या इसके एडवांटेज हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, मेरे दुकान पे कोई सामान बेचने आया सेल्समैन, तो मुझे ही डिसीजन लेना है ना, मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये सामान रखूँ या ना रखूँ, कितने का बेचूँ, कितना प्रॉफिट होगा। बहुत जल्दी मैं डिसीजन ले सकता हूँ क्योंकि मेरा सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में, मेरे हाथ में। अब सीक्रेसी मतलब मेरे को किसी को कुछ नहीं बताना कि मैं कितने का सामान खरीद रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ, कहाँ से आ रहा, कहाँ से नहीं आ रहा, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। पूरा सीक्रेट किसके पास रहता है, सोल प्रोप्राइटर के पास। आगे जब आप पार्टनरशिप कंपनी पढ़ोगे, पार्टनरशिप में आपको पार्टनर को बताना पड़ेगा, कोऑपरेटिव में आपको मेंबर्स को बताना पड़ेगा, कंपनी में तो आपको गवर्नमेंट अखबार सब में छापना पड़ेगा। लेकिन सीक्रेसी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना। लास्ट, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कोई आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी नहीं। हाँ, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपको फार्मेसी खोलनी है या कुछ ड्रग्स से रिलेटेड काम खोलना है, मेडिसिन वाला जो ड्रग्स होता है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज कोई इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं। आज मैं खाने का सामान बेच रहा हूँ, मुझे लगा कि नहीं इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, किसी और चीज़ की डिमांड है, तो मैं दूसरा सामान बेचने लग जाऊँगा। या फिर पहले मैंने कम पैसा लगाया था, अब मुझे लग रहा है ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, तो कल मैंने ज़्यादा सामान मंगा लिया, कोई सामान पड़ा है उसका रिटर्न कर दिया। तो बहुत ईजिली फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब मेरा मन कर रहा है मैं शॉप ओपन कर रहा हूँ, जब कर रहा है बंद कर रहा हूँ, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। सेंस ऑफ एक्लॉमिशमेंट, एक्लॉमिशमेंट का मतलब समझना, ये बहुत ईजी है, मतलब डीप में है बट समझना ईजीली। अब यहाँ आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अगर 10 घंटे दुकान खोलोगे तो आपको 10 घंटे का प्रॉफिट मिलेगा, 15 घंटे दुकान खोलोगे तो 15 घंटे का काम मिलेगा, या आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगी कि यार जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। सेम पॉइंट डायरेक्ट इनिशिएटिव वाला है, इंसेंटिव वाला जो ये है, ये भी इसी से रिलेटेड है कि अगर मैं 1 ही घंटे दुकान खोलूंगा तो ऑफ कोर्स मेरे को 1 ही घंटे का ही प्रॉफिट मिलेगा। जितनी मेहनत करूँगा, अगर मैं 24/7 शॉप खोल लेता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा जो प्रॉफिट है वो बाकी बिजनेस से ज़्यादा होगा जितने सोल प्रोप्राइटर वाले हैं। अगर मैं 5 घंटे नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे को तो आफ्टरनून में नींद चाहिए, 4 घंटे में दुकान बंद करके चला गया, तो ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट भी जो है वो कम होगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, जितनी मेहनत उतना ज़्यादा आपका काम होगा। और सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट में भी यही है कि आपको खुद को ये रहेगा कि हाँ यार मैं सेल्फ के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को मेहनत करनी है। पार्टनरशिप और इनमें ऐसा नहीं होता, आपका एक पार्टनर काम कर रहा है दूसरा कर नहीं रहा, तो दूसरे वाला सोचेगा ना कि यार मैं क्यों करूँ काम, लेकिन यहाँ तो आप अपने लिए ही सारा काम कर रहे हो। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स, लास्ट टॉपिक आज का, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक पर्सन के पास, चाहे कोई भी पर्सन हो, लिमिटेड ही रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड पैसा होगा, लिमिटेड जगह होगी। अब कई बच्चों के डाउट में आता है कि जगह हो सकता है बड़ी हो, अगर जगह बड़ी होगी बट उसके पास मैनेजीरियल एबिलिटी लिमिटेड होगी। एक पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता, अगर वो सेल्स में अच्छा है तो हो सकता है वो परचेजिंग में अच्छा ना हो, फाइनेंस में अच्छा ना हो। तो सोल प्रोप्राइटर में कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप कभी शॉप में सामान लेने जाओ तो आपने जो सामान ऑर्डर किया होता है वो उनके हमारे बोलने के बाद भी उनके पास नहीं आता, वो भूल जाते हैं ऑर्डर करना, क्योंकि एक पर्सन इतना कुछ मैनेज नहीं करना, सामान लाना है, अरेंज करना है,
पैसे लेने हैं, फाइनेंस प्रॉफिट गिनना है, स्टॉक मैनेजमेंट करनी है, तो एक लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी रहती है और लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। अगर मेरी शॉप बहुत अच्छी चल रही है बट मेरे पास पैसा ही नहीं है और लगाने के लिए, और जगह नहीं है और कहाँ से लाऊंगा, तो एक लिमिटेड एक ये डीमेरिट्स हो जाता है। इसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी हमने लायबिलिटी में पढ़ा था कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, तो ये भी एक गलत बात है। उसकी दुकान के चक्कर में उसका घर भी बिक सकता है, गाड़ी, पर्सनल एसेट जितनी भी है वो बिक सकता है। अगर कल को उसकी दुकान पे चोरी हो गई तो उसका जो पैसा है वो उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अपने जेब से दोबारा पर्सनल एसेट से बिजनेस में लगाना पड़ेगा। लास्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, ये भी हमने देखा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है। कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है। आपकी गली में या मोहल्ले में ऐसा होता होगा कि एक अंकल की दुकान है, आंटी की दुकान है, वो बीमार पड़ गए तो एक हफ्ते दुकान बंद, कहीं शादी में जाना पड़ गया तो भी दुकान बंद, क्योंकि कोई पार्टनर तो है नहीं संभालने वाला, ना कंपनी के लिए आपने कोई हायर किया हुआ है, मतलब बिजनेस के लिए, ना आपकी कोई फैमिली का, अगर शादी है तो फैमिली सारी जाएगी, आप बीमार पड़े हो तो फैमिली आपका साथ देगी। तो इसलिए एक लिमिटेड लाइफ हो जाती है बिजनेस की। तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटर का सारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे HUF। और एक आप बच्चे MCQ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो प्लीज़ आप जो भी बुक है आपके पास, NCERT है तो आप अलग से बुक ले लो, क्योंकि NCERT में क्वेश्चंस नहीं है। आपके 20 मार्क्स के MCQ आने हैं, तो इस MCQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो और वो डिटेल में आते हैं। अगर आपका MCQ नहीं होता तो आप 3 MCQ या 3 मेरिट, 3 डीमेरिट, 3 फीचर्स भी करो तो काफ़ी है। बट MCQ में क्या हो रहा है, वो किसी भी पॉइंट से MCQ बना लेता है, तो आपको सारे MCQ याद रखने हैं, उसके अंदर क्या बोला गया है सारा बुक से लाइन वाइज लाइन पढ़ना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।